एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। किस प्रकार से भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और कैसे उनका विरोध किया गया था, इन सभी के बारे में एवं उसके पश्चात नेहरू रिपोर्ट लाया गया, उस सब घटनाओं के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो आप हमेशा से हमारे क्लास में जो भी वीडियोस चलाए जाते हैं हिस्ट्री के, वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कॉन्सेप्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और याद करने से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं और साइमन कमीशन के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से नेहरू रिपोर्ट लाया गया इसके पश्चात। तो साइमन कमीशन कब आया था? सबसे पहले तो इसका मसौदा जो तैयार किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 8 नवंबर को 1927 में, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कमीशन जो बिठाया गया वो किसके लिए बिठाया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए। ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम एक्ट जो था, उसके जो सुधार के लिए जांच हेतु जो समीक्षात्मक जो रिपोर्ट तैयार करना था, उसके लिए एक कमीशन बिठाया गया। उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। और ये नाम रखा गया सर जॉन साइमन के ऊपर, क्योंकि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। और साथ में उनके साथ 7 ब्रिटिश सदस्यीय व्यक्ति थे जो उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रकार से सर जॉन साइमन ने इस कमेटी की अध्यक्षता करी और फिर उसके बाद भारत में वो प्रवेश करते हैं 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है। और उसी के पश्चात यहाँ पे आप देखें तो जो 1919 का एक्ट है उसमें लिखा गया है कि 10 साल के बाद एक जांच हेतु इस एक्ट का 1919 एक्ट जो है उसकी जांच हेतु भावी संवैधानिक व्यवस्था के निर्माण हेतु एक कमेटी बिठाई जाएगी, आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। और इस कमेटी का नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन। लेकिन ये 1919 के अनुसार अगर 10 साल देखा जाए तो 1929 में होना चाहिए, लेकिन ये 1927 में ही इस कमेटी का गठन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। इसका कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की शासन व्यवस्था चल रही थी और वो उस डर में थे कि अगर 1928 के चुनाव में अगर हमारी हार हो जाती है और लेबर पार्टी का सरकार बन जाता है तो लेबर पार्टी कहीं भारत में अच्छी व्यवस्था ना लेकर के आ जाए। तो उसी डर में वो क्या करती है कि कुछ साल पहले ही वो इस कमेटी का गठन कर देती है और उसके बाद वो भारत में उसे भेजती है। और भारत में क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर ही ये सारा प्रावधान रहता है कि भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था लागू किया जाएगा, कौन उत्तराधिकारी होंगे, कौन इसका शासन करेंगे, इस प्रकार से सारा नियम कानून इन्हीं को बनाना था। तो इसलिए जब साइमन कमीशन भारत आई तो इनकी मांगों को खारिज की गई, इनकी बातों को खारिज करते हुए लोग इनके विरोध में खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी जो विरोध होती है इसलिए होती है क्योंकि इस कमेटी में कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। सभी के सभी गोरे व्यक्ति थे, सभी अंग्रेजी थे, ब्रिटिशर्स थे, हमारे इंडियंस कोई भी नहीं थे। तो इसलिए इनका विरोध बहुत ही कड़े ढंग से की जाती है और पूरे भारत में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जाता है। और 1928 में ही
इस कमिटी का जो आगमन होता है, उसके विरोध में जो प्रदर्शन होता है जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, उन्हें बहुत पीटा जाता है, किनके माध्यम से, तो उस समय जो स्कॉट थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने ही काफ़ी बुरी तरीके से लाला लाजपत राय को मारा पीटा, इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन के बाद। और उसी में जो उनके विरोध में जो भगत सिंह हैं और उनके कुछ साथी हैं, उन सभी ने मिल करके स्कॉट को मारने जाते हैं, लेकिन वो मार के आते हैं सैंडर्स को। उनको लगता है कि इस गाड़ी में स्कॉट जा रहा है और वो उन पे गोली चलाते हैं, लेकिन मृत्यु होती है सैंडर्स की। सैंडर्स की भी इसमें मतलब उनका भी रोल रहता है, तो विरोध प्रदर्शनकारियों की पिटाई में। तो एक तरह से मृत्यु जो होती है उसके पश्चात लोग ये भी बताने का प्रयास करते हैं अपने रिपोर्ट के माध्यम से, जो भी प्रचार के माध्यम से लोग बताते हैं कि हमने लाला लाजपत राय का बदला ले लिया है। तो इस प्रकार भगत सिंह को इस मामले में बाद में फांसी भी होती है। और उसके पश्चात जब साइमन कमीशन आता है, तो साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है हमारे भारत में। और भारत में विरोध करने में मुस्लिम लीग ने भी अपने 14 सूत्रीय मांग रख देते हैं कि हमारा ये मांग है, हमारे मांगों को पूरी की जाए। तो उसमें जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे बर्किन हेड, जो भारत सचिव थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से नाराज हो जाते हैं। और भारत सचिव जो बर्किन हेड नाराज होने के क्रम में वो बोलते हैं, चैलेंज दे देते हैं भारतीयों की कि अगर आपको मेरा जो तैयार किया हुआ, जो कमेटी के अनुसार जो तैयार किया हुआ मसौदा है, अगर आपको मंजूर नहीं है, तो आप एक मसौदा तैयार करके हमें दें और हमें बताएं कि आप किस तरह का शासन व्यवस्था अपने भारत में चाहते हैं। तो इस प्रकार नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई जाती है जिसमें 10 अन्य सदस्य भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है मोतीलाल नेहरू का। और मोतीलाल नेहरू के माध्यम से ही नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। और इस नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है ये आप देखेंगे कि इनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो डोमिनियन स्टेटस की ये मांग करते हैं, ये कहते हैं कि हम आपको बाहरी शक्ति के रूप में मंजूर करते हैं कि आप बाहरी रूप से शक्ति रखिए, आपके शक्ति को मैं मानता हूँ, और हमें डोमिनियन सरकार, आंतरिक रूप से हमें सरकार बनाइए और हमारा शासन होने दीजिए। तो डोमिनियन स्टेटस क्या है, जैसे कि ये है ब्रिटिश सरकार और इसके अंदर ये भारत है, ठीक है, ये भारत हो गया और ये ब्रिटिश। और इस बाहरी शक्ति को हमारा इंडिया, इनका रिपोर्ट में ये बताया गया कि हम डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार करेंगे, आप हमें दें, आपकी बाहरी शक्ति को हम मंजूर करते हैं और हमारा जो आंतरिक शक्ति है वो हमें प्रदान करें, हम अपना शासन व्यवस्था खुद चलाएंगे आपके नेतृत्व में। तो इस प्रकार से डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती है, जो इनका प्रमुख विशेषता है नेहरू रिपोर्ट का। और दूसरा इन्होंने बताया कि पृथक निर्वाचक मंडल को हम खारिज करते हैं और संयुक्त निर्वाचक मंडल हमें चाहिए। हम पृथक रूप से मुस्लिम और हिंदू को पृथक रूप से हमारे जो निर्वाचक मंडल चलाए जा रहे हैं उसे हटा करके संयुक्त निर्वाचक मंडल दी जाए। सार्वभौम मताधिकार, संपत्ति के रूप से जो अधिकार दिया गया था वोट करने का, तो उसे हटा करके सार्वभौम अधिकार दिया जाए। उसके बाद बोला गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिए, कोई भी हिंदू मुस्लिम जैसा कोई अलग अलग राज्य ना दिया जाए, हमें धर्मनिरपेक्ष रूप से
राज्य दिया जाए, भारतीयों हेतु मौलिक अधिकार प्रदान की जाए। भारत एक संघ होगा जहां केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। ठीक है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की मांग की गई। फिर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। तो इस प्रकार से उनका डिमांड किया गया भारतीयों का, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ब्रिटिशर्स को बताने का प्रयास किया गया कि हम भारतीय क्या क्या चाहते हैं, हमें ये सारे प्रावधान जो हैं इनको आप माने और डोमिनियन स्टेटस हमें दे। तो इस प्रकार ब्रिटिशर्स के सामने ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस नेहरू रिपोर्ट को का सबसे बड़ा विरोध जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये दोनों मिलकर के बहुत कड़ा विरोध करते हैं और उनका कहना था कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। हम डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा भारत हमारा अपने अधिकार में चाहिए। हम किसी का भी अधिकार अपने भारत में नहीं होने देना चाहते, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस हमारे लिए नहीं है। तो इस प्रकार से ये कड़ा विरोध करते हैं, जिसमें बहुत मुश्किलें होती हैं बाद में। फिर इसमें गांधी जी का रोल होता है, वो बीच बचाव में आते हैं और गांधी जी कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के सामने समय रखेंगे कि आप 1 साल 2 साल के अंदर हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो इस प्रकार लोग बोलते हैं कि नहीं, 2 साल नहीं, बहुत लंबा समय हो जाएगा, आप 1 साल रखिए। तो 1 साल का समय दिया जाता है और उस 1 साल में कहते हैं कि अगर आप डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं देते हैं तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो इसमें फिर एक और विरोध होता है जिन्ना का, और जिन्ना बोलते हैं कि हमें संयुक्त निर्वाचक मंडल नहीं चाहिए। वो 14 सूत्रीय मांग वो रख देते हैं इनके सामने और कहते हैं, ब्रिटिशर्स के सामने भी वो रखते हैं और कहते हैं कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, हमें संयुक्त निर्वाचक मंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, 1/3 सदस्यता चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारा उनका डिमांड रहता है अपने धर्म के ऊपर, अपने अलग राज्य के ऊपर। तो इस प्रकार से उनका जो 14 सूत्रीय बड़ा लंबा चौड़ा मांग रहता है और जिन्ना का भी विरोध रहता है इसमें। बाद में गांधी जी का जो रोल होता है डोमिनियन स्टेटस के ऊपर कि आप ऐसा प्रावधान रखिए कि 1 साल के अंदर अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा तो पूर्ण स्वराज की मांग हम करेंगे। लेकिन वो ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, 1 साल के अंदर भी इसकी पूर्ति नहीं होती है और अंततः क्या होता है कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है और पूर्ण स्वराज के मांग के ऊपर लाहौर में ही रावी नदी के तट पे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के ऊपर वहाँ पे प्रस्ताव पेश किया जाता है और फिर से कड़े विरोध के रूप में रावी नदी के तट पे वहाँ पे स्वतंत्रता का झंडा फहराया जाता है और उसके जस्ट 26 जनवरी 1930 को ही ये पूर्ण स्वराज के लिए जो है वो लगभग 17 साल तक स्वतंत्रता का जो उस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 के नाम पे उस दिन इसको संयुक्त रूप से सभी सार्वजनिक रूप से इसे लोगों तक पहुंचाया जाता है और बताया जाता है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को और लगभग 17 साल तक कंटिन्यू स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो इस प्रकार से इनकी जो डिमांड रहती है पूर्ण स्वराज की, जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्षता करते हैं लाहौर अधिवेशन में और लाहौर अधिवेशन में
क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है, रावी नदी के तट पे स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडा फहराया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जो घटनाक्रम है ये चलता है और इसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं। लाला लाजपत राय जैसे नेता की मृत्यु हो जाती है, भगत सिंह को फांसी भी होती है, क्रांतिकारी आंदोलन के क्रम में उन्हें पकड़ा जाता है और इस प्रकार जो घटनाएं लगातार चलती जाती हैं तो फिर एक जो ये पूरा घटनाएं हैं इसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अंततः ये पूरा जो घटनाक्रम है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण के रूप में निकलेगा और पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के कारण शुरुआत होती है। तो इस प्रकार हम लोग जो देखे हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, आपको लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो जो हमने पॉइंट बताए हैं उसको आप लिखें और अपने तरीके से तैयार करने का प्रयास करें। लगभग मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, क्या क्या घटनाक्रम रहा, कैसे रहा, उसके बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने एमसीक्यूज में कुछ डाल रखा है जो आपको तैयार करना है। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। संवैधानिक सुधारों पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी 1927 में, लेकिन कमेटी तैयार हो गई थी 1927 में, लेकिन भारत में कब आया था, 1928 में। ठीक है, 1928 में भारत आया था, ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए भी किया गया था कि ब्रिटिशर्स इसमें थे, केवल सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, भारतीय सदस्य कोई भी नहीं थे, तो ये एक कारण है। अभी चौथा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले मुख्य नेता कौन है? तो मुख्य नेता में इसमें तो नेता में आएंगे, महात्मा गांधी भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो ये लोग भी शामिल थे। साइमन कमीशन के विरोध में भारत में कौन सी घटना हुई? साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार से कुछ एमसीक्यूज है, लेकिन इसमें आपको मेन जो है, आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना है। कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, इन विशेषताओं के ऊपर, नेहरू रिपोर्ट की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर, साइमन कमीशन क्यों बिठाया गया इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखने के लिए बोली जाएगी। तो इसके लिए भी आप अच्छे से लिखने का प्रयास करें, नोट्स तैयार करें। तो चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।